अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। नाजरीन, एक भरपूर वीकेंड गुजारने के बाद इस प्रोग्राम का हम आगाज कर रहे हैं और शदीद थकावट के बाद बनती है, लेकिन अब नहीं है क्योंकि एक नए हफ्ते का आगाज हो चुके हैं और हमें पता है कि हमने काम भी करने और साथ साथ जब तक हम लोग एक्टिव रहेंगे तब तक हम लोग आपको प्रोएक्टिव रखेंगे। एग्जैक्टली। चलें जी, हमारा वीकेंड तो रहा बड़ा शानदार और उससे मुतालिक हम आगे चलकर बात भी इंशाल्लाह करेंगे कि कौन से ऐसे इवेंट्स थे जो हमने अटेंड किए। लेकिन उसके साथ साथ जो वीकेंड है वो सियासत में भी बिल्कुल ऐसे था जैसे मंडे है या ट्यूसडे है। कोई संडे नहीं है, कोई सैटरडे नहीं है, कोई चिल सीन नहीं है, ठंड माहौल तो बिल्कुल नहीं है। और बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे सियासतदान जो हैं, चाहे वो हुकूमत के हों या फिर ऑपोजिशन जमातों के हो, वो क्या कहते हैं वीकडेज से ज्यादा वीकेंड को बड़ा तगड़ा बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने जलसों में जो कारकुनान हैं उनको खींच कर लेकर आए। एग्जैक्टली, ये जलसों का मौसम है जनाब, तो देखते हैं ये जलसे किस करवट को बैठ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हुकूमती हलकों में क्या हो रहा है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जिस तरह एक्टिव हैं और जिस तरह अवाम में जा रहे हैं और जिस तरह वो अपना बयानिया स्ट्रांग कर रहे हैं, उनकी बात हम सबसे पहले करते हैं। क्योंकि ऑपोजिशन के पास एक सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या है, महंगाई है, जिसका एतराफ इमरान खान साहब खुद भी करते हैं, जिसका एतराफ हुकूमत भी करती है कि ठीक है मसाइल हैं, महंगाई है, लेकिन अब मवाजना करें अगर खत्ते के दीगर मुल्कों के साथ तो खासी बेहतरी है पाकिस्तान में। लेकिन जरा ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस पर इमरान खान साहब ने कल क्लियरली कहा है, जरिया उन्होंने कहा कि मैं इसलिए थोड़ी वज़ीर आज़म बनाऊं, इसलिए थोड़ी मैं इक़्तिदार में आया हूं, इसलिए थोड़ी मैं सियासत में आया हूं कि मैं ये काबू कर सकूं कि आलू की कीमतें क्या है और टमाटर की कीमतें क्या है। गो कि उसको भी बड़ा ट्रोल किया गया अपोजिशन की तरफ से, कहा गया कि हमारे लिए तो एक आम आदमी के लिए आलू और टमाटर की कीमतें बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल हैं, लेकिन उनकी इस बयान के पीछे एक विजन ये था कि मैं कौम बनाने के लिए आया हूं, मैं कौम की तरबियत के लिए आया हूं, क्योंकि मैं इस कौम को, पाकिस्तानी लोगों को अपनी औलाद की मानिंद समझता हूं। जरा उनके खिताब के हवाले से बात करते उन्होंने कहा कि लीडर कभी किसी के आगे नहीं झुकता, सियासत में पाकिस्तानियों को एक कौम बनाने के लिए आया हूं। हाफिजाबाद में ये जलसा हुआ, एक बहुत बड़ा अवामी जलसा था ये, इस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खिताब किया और कहा कि मेरा आपसे वादा है कि जब हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होंगे तो पाकिस्तान की तारीख में इतनी तरक्की नहीं हुई होगी जितनी कि इन 5 सालों में हुई होगी। एग्जैक्टली। और इस तरक्की के अलावा भी उन्होंने कहा कि मैंने अपनी कौम की तरबियत के लिए रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी कायम की। इसका मकसद क्या? बच्चों और नौजवानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आगाह करना, उनसे सीखना, उनको मशअल राह समझते हुए उन राहों पर चलना जिसका हमें कहा गया। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि नौजवानों को 26 लाख स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं और टेक्नोलॉजी के शोबे की तरक्की के लिए पाकिस्तान में पहली दफा 2 यूनिवर्सिटीज बनाई जा रही हैं। सेहत कार्ड का मंसूबा, इस पर पंजाब हुकूमत ने 400 अरब रुपए खर्च किए, जिसकी वजह से हर खानदान को 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड दिया गया, नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक वो अपना इलाज करा सकते हैं बिल्कुल मुफ्त, इज्जत के साथ और उन तमाम हॉस्पिटल से जो कि उनके साथ मुंसलिक हैं। एग्जैक्टली, कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम। इसके तहत शहरों में भी देहातों में भी 20 लाख खानदानों को बिला सूद कर्जे फराहम करने के साथ साथ पहली बार हुआ कि मुल्क में नौजवानों की फन्नी और पेशा वराना तरबियत जो है वो दी जा रही है। खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने क्या कहा वो कुछ तो हमने बताया, अंदाज क्या था जरा देखिए। मैं 22 करोड़ पाकिस्तानी का वजीर आजम हूं। मेरी जो जिम्मेदारी है कि मैं अपने पाकिस्तानियों के हुकूक की हिफाजत करूं, मैं अपने पाकिस्तान के मफादात की हिफाजत करूं। मैं ये कभी इजाजत नहीं दूंगा कि कोई आके फॉरेन पॉलिसी ऐसी हो कि हम किसी को खुश करते करते अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाएं। मैं ये कभी इजाजत नहीं दूंगा। जी, तो प्राइम मिनिस्टर के जो जुमले थे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, उन्होंने कहा कि मैं हरगिज किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि कोई पाकिस्तान में आके हमें सिखाए कि खारजा पॉलिसी क्या होती है और अपने मनमाने फैसले हम पर थोपे। इस सिलसिले में जब हम खारजा पॉलिसी का जिक्र कर रहे हैं तो वज़राए खारजा काउंसिल का भी जिक्र करेंगे जो कि इसी माह मुनक्किद की जा रही है और पाकिस्तान इसकी मेजबानी कर रहा है। OIC वज़राए खारजा काउंसिल के 48वें इजलास की मेजबानी करने के लिए तैयार है बिल्कुल पाकिस्तान और इंतजामात को हतमी शक्ल भी दे दी गई है। वज़ीर खारजा महमूद कुरैशी ज़ेर सदारत इजलास में इंतजामात से मुतालिक उन्हें ब्रीफिंग दी गई, जिस
तो वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ओवैसी वज़राए ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास के कामयाब इनेकाद के बाद 48वीं ओवैसी वज़राए ख़ारजा इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एक यकीनन बहुत बड़ा एजाज़ है। एग्जैक्टली है, और पाकिस्तान सफारती हवाले से एक मरतबा फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बनने जा रहा है। इस इजलास में, जिसकी मेज़बानी शाह महमूद कुरैशी साहब ने की, इस इजलास में सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल महमूद, स्पेशल सेक्रेटरी ख़ारजा रज़ा बशीर तारड़, तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आसिम इफ्तिखार समेत वज़राए ख़ारजा के जो सीनियर अफसरान हैं वो शरीक हुए, ताकि देखा जा सके कि किस कदर भरपूर तैयारियां हैं हमारी, कैसा होगा इस्तकबाल, क्या होगी बात, कैसा होगा माहौल, इस सब पर जो है वो बात की गई है। लेकिन माहौल तो गर्म है कराची में। एग्जैक्टली इस्तकबाल भी हमने किया था ऑस्ट्रेलियन टीम का, लेकिन मुझे नहीं आ रही है कि जो टेस्ट मैच है इसका ऊंट कहां पर बैठेगा, क्योंकि हमने पिंडी की जब बात की, पिंडी की पिच की बात की, तो वहां पर शायकीन जो थे वो इंतहाई मायूस नजर आए। उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल अच्छी पिचेस नहीं है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही टीमें, ना पाकिस्तान की ना क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। लेकिन जरा कराची की बात करें, क्योंकि वहां पर भी टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, और दूसरे दिन का जो टेस्ट मैच है वो अपने अख्ताम पर ऑस्ट्रेलिया के 8 विकेटों के नुकसान पर 505 रन पर खत्म हुआ। इस वक्त मिचेल स्टॉक 28 रन, जबकि पैट कमिंस बगैर कोई रन बनाए विकेट पर मौजूद है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जानिब से उस्मान ख्वाजा ने 160 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर टीम की पोजीशन को खासा मुस्तहकम किया है। चलिए पाकिस्तान की बात भी कर लेते हैं। टीम पाकिस्तान अपने शाहीन, फहीम अशरफ, साजिद खान, इनकी बात करते हैं 2-2, जबकि नुमान अली, हसन अली, बाबर आजम ने एक विकेट हासिल की है। तो ये है हमारी कारकर्दगी। आज ऑस्ट्रेलिया 505 रन से अपनी इनिंग्स का जो है वो दोबारा आगाज करेगा। तो लेट्स सी जनाब कि वहां पे आज माहौल क्या होता है, और आज खेल का इख्तिताम किन नंबर्स पर होता है। क्रिकेट से जरा बात अब फुटबॉल की करते हैं। तो फुटबॉल क्या है जी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 37 साल फुटबॉलर हैं, उनके गोल्स की तादाद अब 807 हो गई है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये कारनामा इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम के दरमियान खेले जाने वाले मैच में हैट्रिक करके सर अंजाम दिया है। बिल्कुल, और इसी मैच के हवाले से मजीद ये भी है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मैच 2 के मुकाबले में 3 गोल से जीत लिया था। लेकिन जब हम रोनाल्डो की बात करते हैं ना, तो देखिए जरा, अभी तक उन्होंने 809 गोल स्कोर किए हैं। मतलब कि बड़ा सा फिगर उन्होंने स्कोर बोर्ड पर लगा दे। लेट्स सी कि कौन इसको बाकी ब्रेक करता है। लेकिन जब हम इसको ब्रेक करने की बात कर रहे हैं तो बहुत कुछ ब्रेक किया गया है, और वो ब्रेक किया गया है कामयाबी सूरत में नाकामियों को पीछे छोड़कर। पाकिस्तान चौथी मर्तबा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन का टाइटल जीतने में जनाब कामयाब हुआ, और पाकिस्तान के 16 साल एहसन रमजान ने इंटरनेशनल प्लेयर एंड स्नूकर फेडरेशन वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। इनकी कहानी भी ऐसी है कि अगर आप ये कहानी सुनेंगे तो आप वाकई कुछ लम्हों के लिए खो जाएंगे उनकी कहानी में। कि ऐसे शख्स की कहानी है ये जिसने बचपन में अपने वालिदैन को खो दिया। एक ऐसे शख्स की कहानी है जिससे तालीम का सिलसिला रूठ गया, कि कह दीजिए कि टूट गया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। अगर तालीम का सिलसिला टूट गया, अगर आसपास सब ने रिश्ते तोड़ लिए, ये परेशान हो गया, फिर भी ये घबराया नहीं। इसने कहा चलो कुछ तो करना है। इसने सोचा जो इंडोर गेम्स हैं उसमें कुछ करते हैं, और फिर स्नूकर इसने चूज़ की। और उसमें जिस तरह इसकी महारत, इसके हम कहते हैं कि हम सब मुतरफ भी हैं, और जिस वक्त भी ये कोई टाइटल जीत कर आता है, हम देखते हैं टीवी चैनल्स पर इसको मुबारकबाद भी दी जाती है, मेहमान भी बनाया जाता है। हमारी भी कोशिश है कि हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम में ज़रूर इनको मदऊ करें। ये दोहा में होने वाला मुकाबला जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, एहसन रमज़ान ने फाइनल में ईरान के आमिर सरकोश को 6-5 से शिकस्त दी है। वो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले तीसरे कम उम्र खिलाड़ी हैं। तो हिम्मत की, और इसीलिए ये नाम बनाया, इसीलिए ये नाम कमाया। और ये हमने देखा कि सोशल मीडिया पर ये बिल्कुल छाए रहे पूरा वीकेंड, और बनता भी था, क्योंकि आपने इतनी छोटी उम्र में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और जो तलखियां आपने जिंदगी में गुजारी हैं, जो कि शोएब आपने एक्सप्लेन भी किया हमारे व्यूअर्स के साथ। उसके बाद मैं यही कहूंगी कि कुछ बच्चे हमने देखे कि जिनके वालिदैन उनके साथ बिछड़ जाते हैं और वो गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। कहा यह जाता है कि सर पर वालिदैन का साया नहीं था, इसलिए बच्चे ने ये राह इख्तियार कर ली। लेकिन आपके माँ बाप तो दुनिया फानी से कूच कर गए हैं। आपको हम एक लेसन देना चाह रहे हैं इनकी सूरत में कि आपने कामयाबी का दामन जो है वो थामे रखना है और मेहनत करती रहनी है। अपने आप को उन बच्चों में शुमार मत करें कि जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके अम्मा अब्बा तो बड़ी छोटी उम्र में जो थे वो चले गए थे, लिहाजा इनकी कोई परवरिश और तरबियत करने वाला नहीं था। तो लिहाजा कोशिश कीजिए कि अपने इकदाम से, अपने कामों से अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो माँ बाप का नाम रोशन करने की बात है।
पाकिस्तान का नाम रोशन करने की जब बात हो रही है तो पाकिस्तान के नाम एजाज़, इसकी बात हम करते हैं और लेकर चलते हैं आपको मदीना। बात हम करेंगे राबिया ज़ाकिर की। ये पहली पाकिस्तानी खातून आर्टिस्ट हैं जिनको ये एजाज़ हासिल है कि उनके फ़न पारों की मदीना मुनव्वरा में सोलो एग्जिबिशन हुई है। तने तनहा मैं कहूँगा इनको कि विदाउट एनी सपोर्ट इन्होंने खुद ये इनकाद किया इसका। सऊदी अरब सोसाइटी बराए सकाफ़त व फ़नून के ज़रिए एहतमाम ये 3 रोज़ा नुमाइश थी और इस नुमाइश में शरीक जितने भी शुरका थे, जितने आर्टिस्ट थे या दैट मैटर जो सिर्फ एग्जिबिशन देखने आए थे, उन्होंने राबिया ज़ाकिर के तख्लीकी काम को बहुत ज़्यादा सराहा। बिल्कुल, और इस मोमेंट पे हमने फिर ये भी देखा कि जो पाक सऊदी फ़न सकाफत है, इसके ताल्लुकात को फ़रोग देने पर राबिया ज़ाकिर को अवार्ड से भी नवाजा गया है। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली राबिया ज़ाकिर आज सुबह पाकिस्तान में शरीक हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि भाई ये अवार्ड जीतने के बाद आपकी खुशियां कैसी हैं, और जब आपको मालूम हो आप सोलो परफॉर्म करने जा रही हैं, सिर्फ आप ही के फन पारे वहां पे रखे जाएंगे, तब आपको मतलब यानी कि जेस्चर्स क्या थे। तो राबिया ज़ाकिर हमारे साथ मौजूद है, प्रोड्यूसर साहब जी बिल्कुल वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत मुबारकबाद। राबिया कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। राबिया थोड़ा सा प्लीज़ बताएं, कुछ खबर तो हमने शेयर की लेकिन हम चाहते हैं ज़रा इसको मज़ीद भी हम जान पाएंगे। सोलो एग्जीबिशन से क्या मुराद होती है, और ये जिस तरह हम कह रहे हैं कि पहली बार हुआ कि आपने एक सोलो एग्जीबिशन में अपने फ़न पारों को एग्जिबिट किया, तो ज़रा एक डिफरेंट तो है, बट ये एक्सप्लेन करें कि व्हाट डज दैट मीन एक्चुअली। एक्चुअली सोलो मीन मतलब ये मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरा काम इस तरह एग्जिबिट हुआ, और फर्स्ट मतलब यहाँ पे अभी तक मदीना में बाहर से कोई भी इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो है वो आकर उन्होंने अपना कभी भी काम जो है वो एग्जिबिट नहीं किया या कोई एग्जिबिशन नहीं की। तो मैं पहली पाकिस्तानी हूँ जिसने मदीना को जो है उसमें चुनकर अपनी पेंटिंग की नुमाइश की। और ये जब एग्जीबिशन हुआ तो उस दिन उन्होंने जो ये मदीना सोसाइटी है कल्चर और आर्ट की, उन्होंने इसको रिवील किया जब वो बहुत मीडिया जब आया, तो उस दिन उन्होंने बताया कि यू आर द फर्स्ट वन जिसके यहाँ पे एग्जीबिशन हो रही है, और इससे पहले जो लोकल बेस पर होती थी। अच्छा राबिया, ये बताएगा टोटल कितने आपके ऐसे नमूने थे, ऐसी पेंटिंग्स थी जो कि आपने वहां पर डिस्प्ले में रखी, और जो आपको अवार्ड दिया गया वो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी मखसूस पेंटिंग्स थी कि इनके बुनियाद पर आपको उस अवार्ड से नवाजा भी गया? मेरी 27 पेंटिंग्स थी जिसमें कुछ पोर्ट्रेट्स भी थे, किंग सलमान का, क्राउन प्रिंस का, गवर्नर मक्का का, गवर्नर मदीना का, और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट लैंडस्केप्स ही थे। और ये जो अवार्ड है ये मुझे कल्चर जो है पाक सऊदी कल्चर को मजीद फरोग देना है, उस बेसिस पर उन्होंने दिया गया। अच्छा राबिया, अब ये 3 रोज़ा नुमाइश थी तो इसमें थोड़ा सा मैं फिर भी जानना चाहूँगा, ये वर द ओनली वन, यानी आपके अलावा क्या और कोई आर्टिस्ट नहीं था? तो इस सिलेक्शन कैसे हुई? ये आइडिया किसका था कि एक ही आर्टिस्ट उसी के सारे फन पारे, और सोलो एग्जीबिशन 3 रोज़ा एग्जीबिशन है और एक ही आर्टिस्ट है? एक्चुअली यहाँ पर जब क्योंकि मैं डिफरेंट पेंट्स कर रही थी, तो जब मोहम्मद बिन सलमान की पेंटिंग्स जो है काफी सऊदी अरब में वायरल हुई थी जब वो पाकिस्तान विजिट पे आए थे, डिफरेंट ऑन एंड ऑफ जो यहाँ के सऊदी मीडिया वो उसे कवर करते थे, तो फिर वहां से उन्होंने जो है इनकी सकाफत और ये कल्चर सोसाइटी उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आएं और एग्जिबिट करें। बट जब उन्होंने मेरी पेंटिंग्स की ये सीरीज देखी, खुसूसी जो मक्का मदीना पे थी, तो उन्होंने क्योंकि रियाद में भी इनकी ब्रांच है, जद्दा में भी थी, बट उन्होंने कहा कि आपका जो काम है स्पेसिफिक वो मदीना में ही जो है वो बेहतर रहेगा कि हम उसे एग्जिबिट पहली दफा करें, तो फिर वो अच्छा इसलिए हमने देखा है किंग सलमान के आमद के बाद, ओहदा संभालने के बाद सऊदी अरब में बहुत सारी तब्दीली आई है, और उसी तब्दीली का शाखसाना ये भी है कि आपने अपनी पिक्चर्स को, अपनी पेंटिंग्स को वहां पर एग्जीबिशन में रखा। इसके अलावा आप सऊदी अरब के कल्चर में और कितनी तब्दीली देख रही हैं, या उनका कल्चर के पाकिस्तान में किसी भी हद तक कुछ ना कुछ मिलता जुलता है कि मुसलमानों का वहां पर रहन सहन कैसा है? जी जी, बहुत हमारे कल्चर के अंदर काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, बल्कि एक एग्जीबिशन जो था यहाँ के सऊदी आर्टिस्ट जो थे उस पे उन्होंने मुझे मदऊ किया कि मैं उनको अप्रिशिएट करूं, तो उसमें जो उनकी गेम्स थी उन्होंने खासी लोकल जो गेम्स थी उनको दिखाया, तो वो पाकिस्तान से काफ़ी जो है मुशाबत रखती थी। और उसके अलावा जब से ये क्राउन प्रिंस ने जो नया डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए, इसमें वुमेंस को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे यहाँ पे बहुत सारी मैंने देखी हैं जो आर्टिस्ट हैं लोकल, उनको आप बहुत अप्रिशिएट करता है कि वो पेंट करें। बल्कि सऊदी कल्चर वालों ने बताया कि यहाँ पर पहली जो खातून थी वो भी खातून ही थी जिन्होंने आर्ट को शुरू किया, और उस टाइम बड़ा उनको मुश्किल था कि यहाँ पर अपने आर्ट को रोक देना, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अब यहाँ पे बहुत चेंजेस आ रही हैं।
ग्रेट। लास्टली बस आप ये शेयर कीजिएगा कि व्हाट डू यू थिंक, ये आर्ट एंड कल्चर दोनों मुल्कों के दरमियान तावन जो हो रहा है, इससे दो मुल्कों के दरमियान जो दोस्ती है वो कितनी गहरी होती है? आर्ट एंड कल्चर कैसे डिफाइन कर रहे हैं हमारे रिलेशनशिप्स को? देखिए, आर्ट एंड कल्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मस्ट यही कहूंगी किसी भी कंट्री को मजीद मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये एक पीसफुल रोल अदा करता है। किसी भी आप कंट्री के साथ अगर आप अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत करते हैं, तो अगर मैं यही चाहूंगी कि हमेशा जो है इस को जब नजरअंदाज किया जाता है, इस पे फोकस करना चाहिए, ताकि जो है जो एक पॉजिटिव इमेज होता है पाकिस्तान का, वो ज्यादा नुमाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राबिया ज़ाकिर, बहुत सारी दुआएं आपके साथ। वैसे भी अल्लाह ताला ने आपको ये शर्फ बख्शा कि आप मदीना मुनव्वरा जाकर आपकी जितनी भी पोर्ट्रेट्स उनको एग्जीबिशन में रखा। गो कि सऊदी अरब का भी कल्चर खासा जो है वो चेंज होता चला जा रहा है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि खवातीन को आगे बढ़ चढ़ कर काम करने का मौका मिल रहा है। और न सिर्फ सऊदी अरब की अपनी खवातीन, बल्कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली जितनी भी मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक रखने वाली खवातीन हैं, जो कि जानती हैं अपने अपने ममालिक का नाम रोशन करना और मुस्लिम उम्मा का नाम रोशन करना, उन्हें भी वहां पर आकर काम करने का भरपूर मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, चले मदीना से क्विकली हम आते हैं पाकिस्तान, और क्विकली आने के लिए ना हमें एक ऐसा जहाज तेज लेना रफ्तार पड़ेगा। जहाज चाहिए, और अगर वो J10C है तो क्या ही बात है। ऐसे निकलेगा और बहुत ही मजा आ जाएगा। J10C इज रियली कूल एयरक्राफ्ट, इतना जबरदस्त वो फाइटर एयरक्राफ्ट है कि मजा आ गया उसको देखने के बाद। एक तो मुबारकबाद पाकिस्तान एयरफोर्स को, पाकिस्तान को कि पाक फजा का फ़ज़ाई बेड़े में J10C जहाज़ों की शमूलियत, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ज़ाहिर है इससे मुतालिक हमने जब प्रोग्राम भी किया था 27 फरवरी का, दादा वो एयर तो 28 फरवरी को किया था, तो उसमें भी हमने ये बात की थी कि J10C फाइटर जेट के पाकिस्तान के बेड़े में शमूलियत के बाद किस तरह से हम अपनी इस स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जो है वो बात कर रहे हैं। तो और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी है शुएब कि ये जो जहाज हैं, ये क्या कहते हैं, जो हमारी 23 मार्च की परेड है, वहां पर भी जो है नुमाइश में रखे जाएंगे और आप लोग देख सकेंगे कि इनकी घन गरज और इनकी परवाज कैसी है। बिल्कुल। अच्छा, वो इस जहाज में ना जो राइट साइड पे एक चीज बाहर निकली हुई है, तो बड़े मुझे मजे की लग रही है। मैंने नहीं देखा। अच्छा, वो बिल्कुल राइट साइड से ना ऐसे जैसे वो आप देखिएगा कि राइट साइड एक पाइप से ऊपर जा रही है, एंड आई वाज अबाउट टू आस्क कि पाइप क्यों जा रही है, क्या यहाँ से फ्यूल भरा जाता है? नहीं, ये भी हो सकता है कि उस पाइप सी जगह पे कोई ना कोई, आपको पता है वो बॉम्बिंग शेल्स होते हैं, मिसाइल्स होते हैं, कि आप उसको यूज कर सके। ये हो सकता है कि इसके बारे में हमें 23 मार्च को एयरफोर्स इंतजामिया की तरफ से कुछ ना कुछ बताया जाए, क्योंकि डेफिनेटली वो पूरा आपको एक्सप्लेन करते हैं, जहां जहां के जो फ्लोट्स होते हैं वो रखे जाते हैं, तो बताया जाता है कि अच्छा जी, अगर ये चीज इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है तो इसके मकासद क्या होंगे और इसके फायदे क्या होंगे। क्या पता एक बैक व्यू मिरर लगाओ उसके ऊपर, देखना पीछे वाले तो नहीं आ रहे, जस्ट माइंड। तो जनाब, ये J10C जब हम बात करें कि जरा हम नेक्स्ट जनरेशंस में जा रहे हैं, जब हम नए जहाज जो है वो शामिल कर रहे हैं, तो जो पाकिस्तान एयरफोर्स का सफर है आगाज से लेकर अब तक, कैसे कैसे हम इंडक्शन करते चले गए, कैसे कैसे हम और मजबूत होते चले गए, कैसे कैसे अपने दिफा को मजीद मजबूत बनाते चले गए, हमारे शाहीन और उनकी ये मशीन, इसकी मुनासबत से मिली नगमा जारी किया गया पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से, आपको दिखाते हैं। मर्ज़ बाग की हवाई फौज के उकाब है, मर्ज़ पाक की हवाई फौज के उकाब है, यकीन बेमिसाल है, यकीन बेमिसाल है, वफा में लाजवाब है, मर्ज़ पाक की हवाई फौज उकाब है, उकाब है, उकाब है, उकाब है। हम अपने आसमान पर मोहब्बतों की कहकशां, हम अपने आसमान पर मोहब्बतों की कहकशां, हमारे शहपरों के साए हैं आशियां, हमारे शहपरों के साए हैं हमारे आशियां,
खुशियाँ हम अपने शहर शहर में वफा की लहर लहर में, हम अपने शहर शहर में वफा की लहर लहर में। मिसाल नगमा अज़ा, मिसाल नगमा अज़ा, मिसाल नगमा अज़ा, सदाए शोला ताब है। अमर से पाक की हवाई फौज के उकाब है, उकाब है, उकाब है, उकाब है। गरज गरज के अजल के गिर्द घूमना, अजल के गिर्द घूमना हमारा फर्ज, दुश्मनों के लश्करों पे, हमारा फर्ज दुश्मनों के लश्करों पे टूटना। अबू से जंग जंग में लहू की हर तरंग में, जंग जंग में लहू की हर तरंग में, कड़कती जैसे बिजलियां, जैसे बिजलियां, कड़कती जैसे बिजलियां, हम आग है अमर से पाक की हवाई फौज के उकाब है, उकाब है, उकाब है, उकाब है। वतन हमारी जिंदगी, वतन हमारी आबरू, वतन हमारी जिंदगी, वतन हमारी आबरू। वतन नहीं तो कुछ नहीं, न दश्त दल न काफकू, वतन नहीं तो कुछ नहीं, न दश्त दल न काफकू। कहीं ये सर न होंगे हम हर एक शहीद की कसम, नहीं ये सर न होंगे हम हर एक शहीद की कसम। हम अपने हर शहीद के, हम अपने हर शहीद के, हम अपने हर शहीद के कफन की आबताब है। अमर से पाक की हवाई फौज के उकाब है, अमर से पाक की हवाई फौज के उकाब है। यकीन बेमिसाल है, यकीन बेमिसाल है, यकीन बेमिसाल है, वफा में लाजवाब है। अमर से पाक की हवाई फौज के उकाब है, 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 उकाब है। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई।
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, पाकिस्तान मुसलमानों के इत्तेहाद का मजहर है, दिलो जान से इसकी पासबानी और हिफाजत करें। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सुबह पाकिस्तान के लाउंज में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारी जरा बैठने की जो क्या कहते हैं तरतीब है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ आपको नजर आ रही है। वो इसीलिए है और हमने पर्दे इसलिए आगे कर देंगे बारिश ना हो जाए, पानी ना आ जाए। नहीं, फिलहाल तो अभी बारिश का कोई मौसम ऐसा नजर नहीं आ रहा। हाँ, ठंडी हवाएं अलबत्ता जो है वो शहर इक़्तिदार में बहुत चलती हुई हमें नजर आ रही है, लेकिन उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि जो सियासी हिद्दत है, जो सियासी पारा है, वो बढ़ चढ़कर बोल रहा है। लेकिन ऐसे में ही जब हम लोग बात करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से, क्योंकि माजी में शायद ही कभी हमने इनका नाम उस तरह से सुना हो जिस तरह से मौजूदा हुकूमत न सिर्फ इन्हें पुकारती है बल्कि इन्हें मुल्क कौम के लिए एक कीमती सरमाया भी तस्वुर करती है। और फिर इनके हुकूक के हवाले से भी बात करती है कि न सिर्फ पाकिस्तान में रहते हुए इनके जो खानदान है, इनके फैमिलीज हैं, इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त अहबाब महफूज रहें, बल्कि सरहद के उस पार अगर ये अपना मुल्क छोड़कर वहां पर मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं और पाकिस्तान में एक अच्छा सरमाया भेज रहे हैं, तो किस तरह से वहां और यहां इनके सरमाए को महफूज किया जा सकता है। लिहाजा ऐसे में हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त ओवरसीज विंग के ज़ेरे तमाम 3 रोज़ा ओवरसीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रही है। और ये 3 से 4 रोज़े जो कॉन्फ्रेंस है इसका सिलसिला चलता हुआ नजर आ रहा है और इसका पहला सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि इन सेशंस के दौरान जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो कि 25 ममालिक से शिरकत इख्तियार किए हुए हैं, वहां पर ये जो इनके नुमाइंदगान हैं, इनके सरबराहान हैं, वो मौजूदा हुकूमत पर अपने मुकम्मल जो तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट फ्राहम की है, शायद ही माजी में किसी हुकूमत ने उन्हें फ्राहम की हो। रेलिवेंट मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले जो मिनिस्टर्स हैं या फिर वज़ीर मुमलिकत हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लोगों के जो सवालात हैं, उनके जो जवाबात हैं, उनको बेहतर हिकमत अमली के साथ दे रहे हैं। अभी तक के बारे में बताया गया है कि मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर रवान साहब और वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब और दीगर मुकर्ररीन इस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर चुके हैं। कुछ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिनमें से हमने चंद को सोचा कि क्यों ना सुबह पाकिस्तान में दावत दी जाए। एग्जैक्टली वो इसलिए भी हमने सोचा चूंकि इस वक्त जो इस्लामाबाद की शाहराहें हैं वो पुकार रही हैं, भला कह क्या रही हैं? वो कह रही हैं शुक्रिया इमरान खान साहब, चूंकि आप जहां से गुजरेंगे आपको कुछ ऐसी तहरीरें निगाह के सामने आ जाएंगी कि आप वाकई फिर सोचेंगे कि हो क्या रहा है और ये कहाँ पर हो रहा है। जिसने किया कल मिस वो ज़ाहिर आज या कल जा सकता है। हम बात इस कन्वेंशन की कर रहे हैं, जैसा ज़रा आपने कहा कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सदूर हमारे साथ मौजूद हैं, हल्का नहीं लेते आप। चले जनाब, तारुफ कराऊंगा चौधरी इमरान महबूब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सदर हैं PTI डेनमार्क। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। वी हैव विद अस राय अली इंतखाब साहब, सदर हैं PTI साउथ अफ्रीका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी ठीक हूं, ग्रेट। एंड वी हैव मजहर वडाइट साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम जापान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो क्या बात है, डेनमार्क, अफ्रीका, जापान, आज हमारे ये पास जो नुमाइंदगी है तो हम इनसे पूछेंगे, एक तो ये कि इनका अपना अपना शुक्रिया का अंदाज क्या है, और दूसरा क्या मसाइल एक जैसे हैं जो ओवरसीज पाकिस्तान को दरपेश हैं, चूंकि शुक्रिया तो सब ने यकसबा होकर किया और वो एक मामले पर किया, वो क्या था? ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल जाना। ये सबसे बड़ा काम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया है। तो गुफ्तगू का आगाज करेंगे चौधरी इमरान महबूब साहब आपसे। सही मैंने कहा कि सबसे बड़ा काम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किया वो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाने के लिए किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने कौमी इदारे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हम 3 भाइयों को आज यहाँ पे प्लेटफार्म मुहैया किया। तो अगर देखा जाए तो मोर देन 9 मिलियन 90 लाख से ज़ायद ओवरसीज़ हैं। तो जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है उससे भी ज़्यादा पैसे पाकिस्तान में बेचते हैं। तो जितने भी ओवरसीज़ हैं पाकिस्तान में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तो वोट का जहाँ तक हक दिया गया ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इमरान खान साहब का, और वोट के हक देने का मकसद ही यही है कि ये अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए तो इनको भी कोई कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो हम तो ये कह रहे हैं कि वोट का हक नहीं, नुमाइंदगी भी ओवरसीज़ की होनी चाहिए। अच्छा जी, क्योंकि उसका एक वजह है, जब आप पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से जब आप बाहर जाते हैं तो आप डिफरेंट एक दुनिया देखते हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो देखते हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ऐसे आइडियाज़ आते हैं जो आप चाहते हैं कि आप अपने मुल्क में इधर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करें। क्या मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ सर कि आपका मुतालबा ये कि जिस तरह कश्मीर में इंतखाबात होते हैं और उसमें एक बाकायदा सीट्स होती हैं जो
पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में लोग मौजूद होते हैं, क्या इस तरह की एक नशिस्त की डिमांड कर रहे हैं आप? मैं डिमांड नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक सजेशन दे रहा हूँ कि Suggestion, होनी ठीक चाहिए। नहीं, लेकिन क्या ये सजेशन इस कन्वेंशन में भी ज़ेर गौर है? गौर है। इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा जो ये कन्वेंशन है इसका मकसद ये है कि गवर्नमेंट का मकसद ये है कि जो उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं ओवरसीज के लिए उनको हाईलाइट कर रहे हैं। जिस तरह आपने फरमाया था अभी कि कल वजीर ममलिकत भी वहाँ पे जी, मौजूद फरूख थे, हबीब बाबर साहब। अवान बाबर साहब अवान साहब भी थे। थे। आज जो नशिस्त हो रही है उसमें बहुत ज़बरदस्त नशिस्त जो आज की है उसमें असद उमर साहब आ रहे हैं, अच्छा। मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन चौधरी फवाद साहब आ रहे हैं, और PIA के जो हैं गुलाम साहब वो भी आ रहे हैं। तो वो ये सारे मिनिस्टर जो आ रहे हैं ये मैं बताएंगे कि उन्होंने अभी तक क्या स्टेप लिए हैं ओवरसीज के लिए और फ्यूचर में क्या ले रहे ठीक हैं, और है। फिर हमने उनको बताना है कि हमारे क्या मसाइल हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है। चलिए रैली इंतखाब साहब, जैसे कि सर ने भी बताया कि आज फवाद चौधरी साहब निशिस्त में होंगे और असद उमर साहब भी वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। क्या आप लोगों के दरमियान जहनों में आज तजावीज़ है कि जो उनके सामने रखी जाएंगी? दूसरा ये भी कि रेलिवेंट मिनिस्ट्री जो उनकी शिरकत कर रही हैं वो किस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं आने वाले दिनों में? जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। जी बिल्कुल, आज की नशिस्त जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि असद उमर साहब माशाल्लाह वो जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अभी वो तो उन्होंने मेरी पहले भी उनसे बात हुई थी। अभी तो जो हमारा पूरा ग्रुप आया है अफ्रीका से, और हमारे कुछ डिमांड्स थी, मुतालबात थे या वो हमें अफ्रीका के लिए, तो उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी अच्छे तरीके से उनको हैंडल किया है। कल भी हमने कुछ हमें प्रॉब्लम जो थी उनका हल किया है उन्होंने। तो ये है कि हम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने हमें दिया है, हम वहाँ पे इनसे बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका हल दे रहे हैं। तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने ये करवाया है, और बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त। मज़हर साहब आपकी तरफ आते हैं, थोड़ा जापान से मुतालिक पहले हमें बताएं कि जापान में कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और जापान में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुश्किलात क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया और मौका दिया बात करने आप जापान से आए तो हम कैसे ना बुलाते हैं? ये जापान में तकरीबन 20,000 के करीब पाकिस्तानी हैं, और वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। जापान में गाड़ियों का रिलेटेड ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं लोग, नहीं गाड़ियाँ भेजते हैं पाकिस्तान। जी जी ठीक है। तो जैसे ये आप इंट्रोडक्शन में बताया कि 25 कंट्रीज है, ये 25 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, और ये जो ओवरसीज़ आए हैं ये जस्ट ओवरसीज नहीं है, ये समझिए कि ओवरसीज की लीडरशिप है, बिल्कुल, जिन्होंने इलेक्शन विन किया है, रन किया है, और फिर वो पूरी इलेक्टेड बॉडी आई हुई है, और उन सब का यही कोशिश है कि जैसे हम वहाँ पे बैठ के हमें पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा फ़िक्र फैमिली जैसे रहती है, यहाँ पे आके हम खान साहब को भी सपोर्ट करें और बताएं कि जो अपोजिशन या दूसरे कह रहे हैं कि जो ओवरसीज़ हैं, सब नाम ले लेते हैं ओवरसीज का, तो ओरिजिनल ओवरसीज जो हैं वो सारे PTI के साथ हैं, और स्पेशल वो यहाँ इस्लामाबाद में आके बता रहे हैं कि हम ओवरसीज हैं, हम लीड कर रहे हैं बाहर कंट्रीज़ में भी, और हमने PTI को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और जो इलेक्शन आ रहा है 23 वाला उसमें इंशाल्लाह पता चलेगा जी कि जो ओवरसीज हैं वो किन के साथ हैं। तहरीक-ए-एतमाद का जवाब देने आए हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। जी ये भी समझ लें जी, ये 7+ हो गया हमारे, वैसे तो प्लान पहले ही था, लेकिन इनकी वजह से कुछ जो लोग थे वो थोड़ा कह रहे थे जाएं या हुकूमत को ऑपोजिशन ये कह नहीं सकती, ऑपोजिशन हुकूमत को कह नहीं सकती कि मौजूदा हालात के पेश नजर ओवरसीज को बुलाया गया, ये पहले से प्लान था, लेकिन ये ज्यादा इसलिए सब आ गए कि बता दें, पहले कम प्रोग्राम था, कम लोगों के आने का, इन्हीं की वजह से ज्यादा कि हम आके पूरी पावर से बताते हैं कि जी हम खान साहब के साथ हैं, और ये ओवरसीज हैं, और यही सारे फंडिंग भी करते हैं। कल वो फखर हबीब साहब भी बता रहे थे कि पूछते हैं कि ये फंडिंग कहाँ से आती है, तो ये सारे आए हैं, तो ये फंडिंग है, ये फंडिंग आप उस केस का हवाला दे रहे हैं जो फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है जी, और ये सारे आए हैं ना, क्योंकि मेंबरशिप होती है, मेंबरशिप से ही सारे जो फंड आ रहे हैं, और ये जो लोग आए हैं ये सिंपल ओवरसीज नहीं है, पहली वाली बात, ये सारे इलेक्टेड लोग हैं, इन्होंने मेंबरशिप बनाई है, इलेक्शन रन किया है, इन्होंने करोड़ों रुपए जो मेंबरशिप में। थोड़ा सा सर आज नाज़रीन को बताएं भी तो सही, आपने 2 दफ़ा ये जुमला भी कहा कि ये जो फंडिंग आती है, ज़ाहिर है जो मेंबर बनता है वो फंड करता है, तरीक़ेकार क्या होता है? जापान से ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कितना इस फंड की मद में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने PTI को सपोर्ट किया? ये तकरीबन $1.5 मिलियन फ्रॉम जापान ड्यूरेशन में जी, जो मेंबरशिप थ्रू आउट या इस इलेक्शन में सिर्फ इलेक्शन में जी,
ओके। और ये सबसे फिगर इनसे भी ले लेते हैं सर? जी, जो सबसे ज्यादा सर प्लीज, आप साउथ अफ्रीका से कितना सर इस मेंबरशिप के माध्यम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला? साउथ अफ्रीका को ये एजाज़ हासिल है कि हमने पूरी वर्ल्ड से जितने कंट्रियों के बने हैं, हमने सबसे ज़्यादा मेंबर बनाए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 13,000 हैं। अच्छा। तो आई थिंक ये ओवर $350,000 जो है। एक मेंबर कितने पैसे देता है? एक मेंबर पैसे कहूँगा, डॉलर्स कह लें। डॉलर्स कह लें सर। ये है कि साउथ अफ्रीका में उसका $30 थी फीस उसकी। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह साउथ अफ्रीका में 250,000 पाकिस्तानी हैं वहाँ पे मौजूद, और 95% मैं कह सकता हूँ कि बिजनेसमैन है, नॉट लाइक यूरोप। यूरोप में क्या है कि 95% वो उसमें होते हैं, वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका डिफरेंट है। और सब ने डॉलर्स ही दिए या किसी ने डायमंड्स भी दिए? नहीं सर, एक्चुअली साउथ अफ्रीका में डायमंड आपको पता है निकलते वहीं से हैं। वो नजर आ रहा है सर, आपकी कलाई से नजर आ रहा है हमें। मेरे ख्याल से हमें भी जल्दी साउथ अफ्रीका जाना पड़ेगा शोएब। नहीं वैसे वाकई सर कितने डायमंड्स लगे हुए हैं इस आई डिडंट काउंट बट बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। आप गार्ड साथ लाए हैं? जी है। बनते हैं चौधरी साहब, आजकल पाकिस्तान में चौधरी जो है वो काफी, जिसको कहते हैं कि सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे वो काफली के चौधरी हो या फिर चौधरी बिरादरान कम ओवरऑल चौधरी छाए और यहाँ पे पीटीआई में भी चौधरी जो है वो भी छाए हुए हैं। आपकी कंट्रीब्यूशन क्या रही है पार्टी फंडिंग के हवाले से? और दूसरा ये भी बताएगा कि जब मौजूदा सियासी सूरत हाल में हम आप लोगों का आना देखते हैं, आपको क्या लगता है कि जब ये कॉन्फ्रेंस अपने अख्ताम को पहुंचेगी, किस हद तक वज़ीर-ए-आज़म को और उनकी जमात को सपोर्ट हासिल होगी जो कि वो डिजर्व करते हैं? पहली तो बात सही है, चौधरी छाए हुए हैं, और आपके पीटीवी पे भी चौधरी छाए हुए हैं, चौधरी फवाद साहब। हम भी चौधरी। अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि डेनमार्क में मैं रहता हूँ और वहाँ पाकिस्तानी इतने नहीं हैं, 25,000 to 30,000, और ये एजाज़ हासिल है जिस तरह भाईजान ने कहा, अली भाई ने, तो मुझे भी ये एजाज़ हासिल है कि पूरे यूरोप में आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा मेंबरशिप जो है डेनमार्क ने की है, और वो तकरीबन पाकिस्तानी तकरीबन 3 करोड़ के करीब हमने ये भेजी है फीस। तो ये एक कलेक्शन है। बिल्कुल ऐसे ये आप देख लें यहाँ पे बैठे रहते हैं कितने करोड़ हो गए हैं सिर्फ। तो ये कहते हैं कि फंडिंग कहाँ से आती है, और वो एवरी ईयर। ओके, ये हर साल की फंडिंग है? हर साल की फंडिंग है, और हर साल इसमें इजाफा भी हो रहा है? हर साल इजाफा, चेंज हो जाते हैं बहुत ज्यादा इजाफा। ये इजाफा सिर्फ हो रहा है इमरान खान की वजह से, मकबूलियत एक एतमाद का नाम है, वरना इजाफा कोई नहीं होना था, कोई और पार्टी होती तो। तो दूसरी बात यह कि ओवरसीज की जो कॉन्फ्रेंस है, जिस तरह मजहर भाई ने अभी कहा है कि जिसका प्रोग्राम नहीं था ना आने का, जब ये मदारियों ने तमाशा लगाया, मदारी को होंगे ये जो दूसरी 3 लगे हुए हैं, ठीक है। देखिए ये मदारी है ना जो अभी तक कोई पॉजिटिव अपोजिशन नहीं कर रहे। अपोजिशन का काम क्या होता है कि हुकूमत जहाँ गलत है उनको बताना, और जहाँ पे हुकूमत सही है उनकी, जहाँ पे हुकूमत ठीक है, इख्तिलाफ राय हो सकता है, वो जमहूरियत का हुस्न है। लेकिन इनको क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी चोरी छुपाने के लिए रो रहे हैं। और जो इन मदारियों ने तमाशा लगाया, जिसने नहीं भी पाकिस्तान आना था ना, वो भी आ गए पाकिस्तान। और इस वजह से ओवरसीज कॉन्फ्रेंस में आधे से ज्यादा लोग हुए हैं जो इमरान खान को ये कहने आए हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। ओके। और ओवरसीज जब इमरान खान के साथ खड़े हैं ना, तो किसी को कोई भी डर नहीं है इमरान खान को। कितने ओवरसीज आए हैं सर वैसे इस कन्वेंशन में? बहुत ज्यादा आए हैं, यानी कि हर जो भी एग्जीक्यूटिव टीम है ना, ओवर 1,000 है। ओके, ओवर 1,000। और देख लें, अपने पैसे खर्च करके आए हैं, कोई ये नहीं मोहब्बत में आए हैं, कोई गवर्नमेंट के टैक्स से हमने पैसे नहीं लिए, कोई किसी और ने नहीं भेजे, अपने पैसे खर्च किए हैं, खुद आए। ये बहुत बड़ी मोहब्बत होती है, वहां से छुट्टी लेना, फिर ट्रैवलिंग पे आना, यहाँ पे होटल सारा खर्चा करना, ये किसी की मोहब्बत है तो जो लाई है। बिल्कुल ऐसी है। और हम जो इमरान खान साहब का साथ दे रहे हैं, एक्चुअली मैं सही आपको बताऊं, ये पाकिस्तानी अवाम का साथ दे रहे हैं। हमें पता है कि ये आखिरी शम्मा है, अगर ये कहीं बुझ गई तो पाकिस्तान का कुछ नहीं होना फिर उसके बाद। वड़ाई साहब, पाकिस्तान के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो मौजूदा हुकूमत ने बहुत सारे काम किए ओवरसीज़ के लिए, जिसमें एक रोशन डिजिटल अकाउंट भी था कि आप लोग वहाँ से बगैर किसी कटौती के अपनी रकम यहाँ पर बासानी भेज सकते हैं। फिर साथ ही साथ हमने देखा कि ओवरसीज़ ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी यहाँ पर क्या कहते हैं ऐसी सोसाइटीज इंट्रोड्यूस करवा दी गई हैं कि जहाँ पर पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ जो ओवरसीज़ लोग हैं उनके लिए एक अलग से कम्युनिटी जो है उसका जो है वो आगाज़ किया गया है। ये सब चीज़ें कितने पॉजिटिव इनिशिएटिव हैं? ये इतनी पॉजिटिव है जी, ये नहीं पॉजिटिव का रिज़ल्ट है कि आज इस्लामाबाद में इतना माहौल बना हुआ है, इतने ओवरसीज़ आए हैं, तो ये सिर्फ बातें नहीं हो रही, ये प्रैक्टिकली भी हो रहा है। अब जब जो सोशल मीडिया को या जो चीज़ों वेबसाइट ये चीज़ों को देखते हैं, उनको पता चलता है कि ये इतने लोग हैं जिनको घर भी मिल गए हैं, गाड़ियाँ भी मिल गई हैं, ये सिर्फ बातें नहीं हो रही ना। और जो इन्होंने बैंक का सिस्टम अच्छा किया है,
तो अब तारीफें करेंगे तो बहुत ज़्यादा है। उसमें फाइनल यही कहा जा सकता है कि इतना अच्छा सिस्टम चल रहा है ओवरसीज़ के लिए, उसी अच्छे की वजह से इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे मुख्तसर हैं। ये बताएं कि माजी में जो आप लोगों की ख्वाहिशात रही हैं माजी की हुकूमतों से, उसमें से कितनी % पीटीआई गवर्नमेंट ने पूरी की? 50 तो प्लस हो गई हैं जी। 50% ये तो बड़ा एक कुछ था ही नहीं थी कुछ। जैसे जापान है तो ये गवर्नमेंट आई है तो 10 साल बाद, पहले उनका फॉरेन मिनिस्टर 10 साल बाद उसने विजिट किया, तो इतना वो एक्सपोर्ट में और उनके इन्वेस्टमेंट होती है डिफरेंट कंट्रीज में, लेकिन पाकिस्तान के साथ बिल्कुल खामोशी थी और इंडिया में इतनी ज़्यादा वो कर रहे थे। बिल्कुल ठीक तो ये गवर्नमेंट आई है तो जापान और पाकिस्तान के जो डोर हैं वो ओपन हो गए हैं, वो इतनी स्किल लेबर ले रहे हैं, फिर उनकी कंपनीज आ रही हैं, जो यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, वहाँ से इंपोर्ट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो जिसमें थोड़ा सा कोई पॉजिटिव देखता है उसको तो बहुत कुछ नज़र आता है, लेकिन जिसने बस रोना ही है ज़ाहिर है कुछ नहीं कहा जा उसका तो कुछ हल भी नहीं है और उसको नजर भी कुछ नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के जो हालात बदल रहे हैं सर, इमरान खान साहब ने चूंकि कहा भी, गो इस पर तनकीद का निशाना भी बनाया गया, कहा यह गया कि पाकिस्तान के हालात इतने हम बेहतर करेंगे और इस समत में चलेंगे कि जो लोग पहले रोजगार की तलाश में बाहर जाते थे या चले गए वो पाकिस्तान वापस आएंगे। क्या आप समझते हैं कि वाकई ऐसा हो रहा है? ओवरसीज पाकिस्तान की तादाद अब कम हो रही है, वापस पाकिस्तान आ रहे हैं? जी, जैसे जैसे ये माहौल ठीक हो रहा है वैसे वैसे अब देखना जी, मिडल ईस्ट है जी, अब लेबर के लिए लोगों कहें तो वो सैलरी का पूछते हैं कितनी होगी, ये वीज़ा कितने लॉन्ग होगा, तो वो इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि यहाँ पे उनको जॉब का अपॉर्चुनिटी है, इसलिए वो क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले ये नहीं था। पहले सर प्लीज मैं आप दोनों से सवाल पूछूंगा प्लीज। देखिए, साउथ अफ्रीका एक उभरती हुई माशियत है और पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे तकरीबन मैंने आपको बताया शुरू में 95% बिजनेसमैन है। अभी मुझ समेत जो है बहुत सारे मेरे दोस्त और दूसरे जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हम इस सिलसिले में भी यहाँ पे आए हैं, हमारी मीटिंग्स होनी है। हम इंशाल्लाह ताला इमरान खान की वजह से, क्योंकि इन्होंने हमें अतमाद दिया है, बिल्कुल ठीक, हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। मैं और मेरे जो दोस्त आ रहे हैं, एक तो हमारे वो एक होटल खोल रहे हैं। हाँ, मैं यही जानना चाहती थी कि किस सेक्टर में सर इन्वेस्टमेंट होने जा रही है? हर सेक्टर में फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। अभी जैसे हमारा एक हाइसेंस है, उनके साथ मायदा चल रहा है और हम उनका जो है मोबाइल फोन्स का वो जो सर इस पे जरा डिटेल से बात करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कशन को लेकर चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका में जो जिस तरह सर ने कहा 90-95% जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिजनेसमैन है। इससे पहले कि ब्रेक लें, बस आपसे सिर्फ यही सवाल जो हम डिस्कस इस वक्त करते थे कि वाकई ओवरसीज पाकिस्तानी वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, ऐसी तादाद है? बहुत ज़्यादा जो है ना वो आ रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन इमरान खान के एतमाद की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही। और ये जो अभी हमारी कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, इसमें भी बताएंगे कि आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज है। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे बिजनेस करें तो हम टैक्स में आपको क्या डिडक्शन दे रहे हैं। बिल्कुल, जी, तो इस वजह से बहुत ज्यादा, बल्कि भी रिसेंट एक अनाउंसमेंट भी हुई इंडस्ट्रीज के हवाले से, जी, उस पर जी। डिटेल में आप सबके साथ हम लोग और ये भी जानेंगे इन तीनों मेहमानों से कि बात तो हम कर रहे हैं, शुक्रिया इमरान खान, एट द सेम टाइम क्वेश्चन क्या है इनका इमरान खान साहब से, क्वेश्चन क्या है पीटीआई की गवर्नमेंट से, ओवरसीज पाकिस्तानियों को ऐसे कौन से मसाइल का सामना जो कि रेलेवेंट मिनिस्ट्री फौरन से हल कर सकती है। इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद मेहमान साथ मौजूद है। बात ओवरसीज पाकिस्तानी उससे मुतालिक हम करें, उस कन्वेंशन का जिक्र आज हो रहा है तो इस्लामाबाद में जारी है। फर्स्ट डे कल था, अभी सेकंड थर्ड डे, देन द हाई टी। तो जनाब ये जो डिस्कशंस हो रही हैं ये बताने के लिए हो रही हैं कि हो क्या रहा है इस्लामाबाद में। और ओवरसीज पाकिस्तानी ना सिर्फ शुक्रिया इमरान खान कहने आए हैं, जिस तरह हमने पहले भी कहा कि वो कुछ सवाल लेकर भी आए हैं और उन सवालों का वो जवाब लेकर जाएं, और सिर्फ जवाब ना लेकर जाएं, वो कहते हैं ना जवाब ही दे दिया, वैसा मामला ना हो, ऐसा जवाब हो, का हल लेकर जाएं। तो ये हल तलब मसाइल हैं जिसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर आए हैं। तो हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उसमें वहाँ से भी हैं जहाँ का आर्किटेक्चर मशहूर है, वहाँ से भी है जहाँ के फाइनेस्ट डायमंड्स मशहूर है, और वहाँ से भी है जहाँ के फूल बहुत मशहूर है। समझ तो आप गए, मैं बात साउथ अफ्रीका, जापान और डेनमार्क की कर रहा हूँ। तो जनाब दोबारा से अपने मेहमानों की तरफ आते हैं। इमरान साहब आपकी तरफ दोबारा आएंगे। अब थोड़ा सा सवालों पे आते हैं। डेनमार्क, फॉर दैट मैटर अगर हम अमेरिका की बात करें, वहाँ पर जो पाकिस्तानी मुकीम है, ओवरसीज पाकिस्तानी, कुछ मसाइल जैसा सर ने भी कहा कि 50% मसाइल तो हल हो गए, कुछ ज़ाहिर मसाइल बाकी हैं, देयर इज़ ऑलवेज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। कोई चीज़ा कोई 3-4 सवाल जो आप समझते हैं कि यार ये रेलेवेंट मिनिस्ट्री से हमें सवाल उठाने और अगर इसका हल हो जाए तो क्या ही बात है? सर सबसे बड़ा जो मसला है ना अभी फ़िलहाल,
वो PIA का है। ओके, PIA का मसला जितना जल्दी हो वो हल होना चाहिए। मसला क्या है? फ्लाइट्स कम है? मसला ये है कि फ़्लाइट्स जो है ना यूरोप ने अभी बंद की हुई हैं। कुछ मसाइल थे, मसाइल तो खैर बड़े लंबी हुकूमत से आ रहे थे, वो रेपुटेशन रिपोर्ट जहाज़ों की मांग रहे थे, उनकी मेंटेनेंस रिपोर्ट मांग रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मलबा जो है हमारी गवर्नमेंट पे आन पड़ा, उसकी वजह से वो बंद हो गई है। तो अब ये जितना जल्दी हो सके ना ये PIA की फ़्लाइट जो है ना ये चलनी चाहिए। ये सबसे बड़ा मसला है, ख़ासकर ये मसला उन लोगों के लिए जो बुज़ुर्ग हैं, क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर सकते, उनको नहीं पता। आप दुबई का एयरपोर्ट देख लें, कतर का एक देखें, एक टर्मिनल से दूसरे में अगर आपने जाना हो तो जो यंग बंदे हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है, और बुज़ुर्ग जिनके कोई बच्चे नहीं है, बच्ची नहीं है, कोई साथ ट्रैवल करने वाला, उनको बहुत ज़्यादा। और आपको पता है सारी ज़िंदगी उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, आज जब उनका मौका है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, ये बहुत सीरियस मसला बना हुआ है। फिर खासकर डेड बॉडीज़ का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि जितने भी लोग हैं कोई चाहते हैं कि हम अपनी मिट्टी में दफन हो। हम जो यूरोप में, हमारी तो चलो फैमिली साथ हैं, लेकिन जो लोग इधर गल्फ़ वगैरह में रहते हैं, कोई मजदूरी के लिए मजदूर गए हुए हैं, उनकी ना कोई वहाँ पे फैमिली है, ना कोई भाई है, तो उनकी डेड बॉडी भी जो पाकिस्तान आती है, उनके घर की वालों की यही होती है कि जहाँ पे दफन हो। तो वो डेड बॉडी PIA फ्री लाता था, अब 40-50 हज़ार करोड़ में बता रहा हूँ, तकरीबन 10-12 लाख रुपया लगता है। तो ये सबसे बड़ा सीरियस मसला जो है ना PIA का, ये फौरी तौर पे हल होना चाहिए। आज भी जो उस रिलेटेड है उस मिनिस्ट्री से रेलिवेंट है जी, वो आ रहे हैं, तो वहाँ पे मैं बिल्कुल ये डिमांड करूँगा। और वो ये अभी जो स्कैंडिनेविया में पहले PIA का जहाज चलता था, वो सोच रहे हैं कि फ्रांस में हब बनाया जाए पूरे यूरोप की फ़्लाइट्स का, और लोग ट्रैवल करके वहाँ पे जाएंगे, जो कि अच्छा आइडिया नहीं है गवर्नमेंट का। अगर हमने फ्रांस से वहाँ जाना है तो फिर हम वहाँ से कतर और दुबई 4 स्टार एयरलाइन है वो लेके आ जाएंगे। हमारी जहाँ पे फ़्लाइट चलती थी वहाँ से ही स्टार्ट की जाए। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि PIA की फ्लाइट फ्रांस में जाएगी? वो कह रहे हैं कि फ्रांस में, क्योंकि जब जहाज लैंड करता है ना और उसकी लाइफ भी कम हो जाती है ठेक करने से, फिर वहाँ पे जो पार्किंग फीस है उनको पे करनी पड़ती है। वो चाहते हैं कि फ्रांस में हम पूरे यूरोप का हब बनाएं और लोग वहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट लेके फ्रांस PIA। ठीक है, दूसरी आपका आइडिया ठीक नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये कैसे ठीक है? क्योंकि जब आपने जाना है फ्रांस में, वहाँ पे भी इंतजार करें, तो आप कतर और एमआरएट्स और दूसरी फ्लाइट ले आए। वो मतलब आपने अगर कनेक्टिंग फ्लाइट ही लेनी है तो फिर आप मिडिल ईस्ट की तरफ चले जाएं। मिडिल ईस्ट की तरफ ले, वही फिर मसला आ जाएगा ना बुजुर्गों के लिए। मसला तो ये बुजुर्गों के लिए, औरतों के लिए जो सफर नहीं कर सकते अकेले। डायरेक्ट फ्लाइट्स होनी चाहिए। डायरेक्ट फ्लाइट थी 1973 में जब भट्टो साहब गए थे डेनमार्क में, तो वहाँ की कम्युनिटी ने 2 उनसे डिमांड की थी, पाकिस्तानी एम्बेसी की और PIA की, उन्होंने फौरी तौर पे मंजूर कर ली थी। डायरेक्ट फ्लाइट थी। अभी ये जो बंद हुई है ना फ्लाइट, इस वजह से अब ये सोच रहे हैं कि हम जो है ना फ्लाइट यूरोप में शुरू करें, तो जी अच्छा आइडिया नहीं है। और ना ही हम रिक्वेस्ट करेंगे हर प्लेस। और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात मेरी जब फोन पे हुई थी, कॉल वो अटेंड करते, उस वक्त भी मैंने कहा था रिक्वेस्ट। क्या ये गवर्नमेंट के इख्तियार में है सर? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के इख्तियार में PIA। उन पाबंदियों के बावजूद? नहीं, पाबंदियों के बावजूद नहीं, पाबंदियों के बावजूद तो नहीं। मतलब सिफारती सतह पर इस मामले को हल होने की जरूरत है। देखें, हर चीज इख्तियार में होती है। बात वो कर रहे हैं बहुत ज्यादा, यानी 80% पीक कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं ये बात कर, जो पाबंदियां हैं भी उसमें आपको लगता है कि हुकूमत उस पर सिफारती महाज पर बात कर सकती है, और बेहतर हो सकती है? बात कर रही है हुकूमत हमसे। मैं आपको सही बताऊं, इमरान खान 2 लोगों के लिए 2 बहुत ज्यादा वरीड हैं। एक वो जो मजदूर हैं और एक अवर से, मैं सही कह रहा हूँ, अगर आप देख लें सास प्रोग्राम देख लें, सेहत कार्ड देख लें और पनाहगाहें देख लें, जितनी भी ये स्कीमें, ये वो सोचते हैं कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो एहसास प्रोग्राम और डिफरेंट प्रोग्राम्स का तस्करा करें, लेकिन जब हमारी पाकिस्तानी अवाम है वो उसको निगलेक्ट कर रही है। अगर अभी बात कर रहे थे आपके सेहत कार्ड का, हमें क्या फायदा है? हाँ, मैंने ब्रेक में इनसे सवाल भी किया। मैंने इनसे पूछा कि नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड पे भी शुक्रिया अदा करें ओवरसीज पाकिस्तानी, तो वो कैसे? वो तो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए है ही नहीं। आप कौन है? आप मेरे भाई हैं। बिल्कुल ठीक है। जहाँ पे जो भी लोग रहते हैं वो सब हमारे अपने हैं। हम रहते परदेश में, ज़ाहिर है अल्लाह पाक ने वहाँ रिज़्क लिखा है, लेकिन दिल तो हमारे पाकिस्तान के लिए। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है। तो राय साहब, आप बताइएगा कि साउथ अफ्रीका के लोगों के क्या मसाइल है, क्योंकि वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि एयरलाइंस का बहुत ज्यादा इशू है। ये मसला साउथ अफ्रीका के लिए भी वैसे है, वहाँ तो मेरे ख्याल 2-3 स्टॉप ओवर्स के बाद पहुँचते हैं। बिल्कुल, हमें भी हमारा भी सबसे बड़ा यही मसला है, क्योंकि हमें पूरे अफ्रीका में आई थिंक इनकी कोई फ्लाइट नहीं है। तो सारा जो है वो ट्रैवल जो है जोहान्सबर्ग आते हैं, जोहान्सबर्ग से फिर दुबई से या कतर से। तो एक ये बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, हमारा एक नादरा ऑफिस हमें चाहिए था पूरे अफ्रीका के लिए, तो उन्होंने कल वो बोल दिया कि इस साल जो है हम अनाउंस हो गया। जी, चलिए, तो बड़ी अच्छी खबर है। और हमारा एक ड्यूल नेशनैलिटी का था, उस पर भी बात चल रही है। तो वो क्या मामला है सर? ड्यूल नेशनैलिटी एक्चुअली जो ओवरसीज हैं, साउथ अफ्रीकन हैं, वो उनके पास अगर वो वहाँ की नेशनैलिटी लेते हैं
तो वो पाकिस्तानी उनको कैंसिल करवानी पड़ती है। तो इसलिए उन्होंने डिमांड की थी कि इनके साथ ड्यूल नेशनैलिटी का मायदा किया जाए, क्योंकि पाकिस्तानियों को दुख होता है जब वो अपनी नेशनैलिटी छोड़ते हैं। सही। तो और एक हमारा था, हमें आपने एयरपोर्ट छोड़ दी? जी मेरे पास तो पाकिस्तानी नहीं है, मेरे पास हांगकांग नेशनैलिटी है। अच्छा। क्योंकि मैंने पाकिस्तानी नेशनैलिटी हाँ छोड़ मैं मूव अफ्रीका हो गया था, लेकिन मेरी जो है मैं हांगकांग से बिलोंग करता हूँ। लेकिन अभी भी लोग इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि अगर इंटरनेशनली है तो हम अपनी पाकिस्तानी जो पहचान है उसको मत नहीं, लेकिन अगर आपने पाकिस्तानी नेशनैलिटी छोड़ दी फिर भी हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, फिर भी आप इंतखाबात का हिस्सा बनते हैं, फिर भी आप रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिटी को जी। तो और ये आपका मुतालबा है कि ड्यूल नेशनैलिटी? जी, ड्यूल नेशनैलिटी जैसे बहुत सारी कंट्रियों में है, बिल्कुल है। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक मायदा होता है, उसके थ्रू जो है। और दूसरा हमारा एक इशू था, ये एयरपोर्ट के ऊपर हमें बहुत तंग किया जा रहा था, FIA और दूसरे जो भी वहाँ बैठे हुए हैं। तो कल हमने उनसे डिमांड की है, जो उन्होंने बोला कि हम, क्योंकि जब हम यहाँ से जाते हैं हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी होते हैं, तो लेकिन हमें फिर भी तंग किया जाता है, क्योंकि एक तो अफ्रीकन कंट्रीज़ है और जो वो जाते हुए भी पैसे मांगते हैं, आते हुए जब हम वापस आते हैं तब भी करते हैं, लेकिन उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम इसका हल करेंगे। ये बहुत फ्रीक्वेंट है? आई थिंक सबके साथ यही होता है जो साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। जो मैं मेरे पास हांगकांग पासपोर्ट है, मैं भी जाता हूँ तो मुझे भी कई बार उन्होंने रोका है यहाँ पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर? पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे। और पैसा मांगते हैं? हालांकि मेरे सर हिलाया सर, तो ये मामला आपके साथ भी है? ये मामला है, मैंने तो अभी मिसाइल बयान करने थे PIA के बाद और भी मिसाइल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा संजीदा मसला है जिसको हल होना चाहिए। एयरपोर्ट पे बहुत बुरा सलूक है। तो फिर भी जो है ना, इनके पास तो है यूरोपियन पासपोर्ट। हमारे साथ जो हुआ था जब हम दुबई से वापस आ रहे थे, इमिग्रेशन के जो मामला थे, जब हम लोग दुबई पहुंचे थे वहां पे बहुत ज्यादा स्मूथ था सारा फंक्शन, और पाकिस्तान में रहते हुए हमें लेकिन जो मामले पैसे मांगने वाला वो जरा डिफरेंट है। फिर आप 22 घंटे की फ्लाइट लेके आए, आगे 2 काउंटर खुले होंगे। ये जो आप बात करें, ये काउंटर्स बंद हो जाते हैं। ये कोई बात है? फिर ग्रीन चैनल गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, और नहीं जी आप इधर बैग स्कैन कराएं 1 बाय 1। अब एक बंदे के पास 4 बैग हैं, अकेली लेडीज है, फिर उठा, यानी बहुत से ऐसे प्रॉब्लम है। हैसल फ्री एक ट्रांजिट होना चाहिए। हमने वहां पे देखा कि क्यू में बहुत सारे बूथ्स अवेलेबल थे, लेकिन फिर भी सिर्फ 2 ऑपरेशनल थे। बहुत अब लंबा 22 घंटे का सफर। ठीक है, एक तो ज़रा ट्रांजिट के इश्यूज हैं, फिर वो जो पैसा मांगना। सर क्या यही इशू जापान से आने और जाने वालों के साथ है? नहीं, हमारे साथ। ये आप जापानीज बोल के नहीं हमारे साथ नहीं है। परेशान कर देते हैं? नहीं, हमारे जापान वालों आती है वैसे आपको? जी आती है। क्या बात है। जापानीज में कोई बात बताए ना हमें, अगर FIA वाले तंग करने के बाद क्या कहते हैं? उनको क्या कहेंगे, वो बाबा जी का सलाम देंगे। आप जापानीज बोलना शुरू कर दे करें कि मुझे ना इंग्लिश आती ना उर्दू आती है, मुझे जापानीज ही आती है, वो कहेंगे जा भाई जा। नहीं, उनको जो जिस चीजों उन्होंने अंडरस्टैंड करना है वो वही लैंग्वेज होगी, तो उनका मसला होगा। आप कायद-ए-आज़म की ज़बान की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल जी। ठीक बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर भी सर अगर आप लोगों को एयरलाइंस के इश्यूज नहीं है तो फिर भी जापान के लोगों को क्या इश्यूज हैं यहाँ? नहीं, एयरलाइंस का तो है जी। अच्छा, एयर है। ये भी असल में अब गवर्नमेंट भी हमारी अपनी है, इसी में PIA का मसला भी उठा है, लेकिन सिस्टम इतना खराब हो चुका था कि अब उसको वो आर्टिफिशियल तरीके से चला रहे थे, जिसका जो टैक्स पेयर का पैसा है वो उसको देना पड़ रहा था। तो खान साहब बिल्कुल क्लियर सब काम करते हैं, चाहे वो उसमें उनको खुद नुकसान भी हो, गवर्नमेंट को नुकसान भी हो, लेकिन वो सब क्लियर करते हैं। ये PIA में इतना मसला खराब हो चुका था कि इतना इनकम नहीं थी जितने उनके एक्सपेंसेस थे, तो इसलिए फिर उनको बंद करनी पड़ी, क्योंकि अमला बहुत ज्यादा है, लोगों ने भर्ती कर लिया। अभी ये गवर्नमेंटों का मसला नहीं है कि जैसे जापान और पाकिस्तान गवर्नमेंट का मसला, इसलिए PIA बंद हुई है, या शायद यूरोप में भी है। यूरोप में पाबंदी लेकिन वो इसी वजह से जो जाली लाइसेंस वाला पायलट का मामला वो वैसी वजह से। और हमारा ये मसला नहीं है, गवर्नमेंट वाला नहीं था, लेकिन ये स्टाफ की वजह से और जो एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हैं और जो टिकट्स हैं उनका इन्होंने कुछ सही तरह से सिस्टम नहीं बनाया, तो वो फिर वो नहीं बीजिंग वाया बीजिंग जी यहाँ से इस्लामाबाद, टोक्यो और बीजिंग, ये तकरीबन 50 साल पुराना रूट था और ये हमारी गवर्नमेंट में ये बंद हुआ है। तो अब क्या रूट है सर? अभी यही एमिरेट्स और ये मिडल ईस्ट या थाई। अच्छा, उसके थ्रू आते हैं। ठीक है, वहाँ के थ्रू आप लोग पाकिस्तान की कनेक्टिंग फ्लाइट। सर एक अहम मामला जिस पे वज़ीर-ए-आज़म ने कल बात भी की, उस पे आप लोगों का जरा लाइटली कमेंट भी लेना चाहूंगी। खारजा पॉलिसी पर किसी को असरअंदाज नहीं होने देंगे, क्योंकि आप लोग डिफरेंट कंट्रीज में हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का विजन है कि पाकिस्तान जो है वो सफारती सतह पर और खारजा पॉलिसी की बुनियाद पर अब किसी की गुलामी ना करे। ओवरसीज पाकिस्तानी, क्या वाकई आप लोग भी ये चाहते हैं कि हम लोग अब निकल जाएं, इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ दें?
आप ज़रियाब यकीन करें कि ये जो खान साहब सलोटी नॉट और ये जो फॉरेन पॉलिसी चल रही है ना, यहाँ पाकिस्तान वालों को तो नहीं पता। हम जिस कंट्रीज़ में रहते हैं हमें इस चीज़ की वैल्यू का पता चला है। और बहुत सारी कंट्रीज़ में जैसे मिडल ईस्ट यहाँ से पाबंदी भी है कि आप उन जो वेस्टर्न है या अमेरिका उनके बारे में बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी जज्बात में आके लोग जो पाकिस्तानी है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनको सीधा बोल देंगे कि हमने ना कर दिया। हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म है वो डायरेक्ट राइट्स की बात करता है, अपने कंट्री की रिस्पेक्ट की बात करता है। और सबसे ज़्यादा तो खुशी हमें हुई है। और ऐसे एक्साइटमेंट हो जाती है लोगों की कि चाहे वो अपना पर्सनल नुकसान कर लें पुलिस से या वैसे वहाँ अदारों से, कि आप इतना खुल के इसराइल या अमेरिका का नाम नहीं ले सकते कि वो, क्योंकि उनके साथ उनके वो क्लोज हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तानी बोलते हैं कि नहीं जी हम तो बिल्कुल नहीं मानते जी, हमारे तो पासपोर्ट के ऊपर पाकिस्तानी घबराते नहीं है ना। जी जी जी। और सबसे ज्यादा खुशी और फायदा जो ओवरसीज है उनको हुआ इस चीज का। बिल्कुल और सही वैल्यू भी ओवरसीज को हुई है, पाकिस्तानियों को नहीं इतनी वैल्यू का पता कि जी खान साहब फॉरेन पॉलिसी। बिल्कुल ये बात आपके दुरुस्त है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को इसका इदराक ज्यादा है। अब चूंकि हम आज बात कन्वेंशन ही कर रहे हैं, अभी कन्वेंशन जारी है और हम आइंदा आने वाले शोज में भी इस पर बात करेंगे कि जो मसाइल यहाँ आज इस प्लेटफॉर्म पर उठाए गए, जो ज़रा कन्वेंशन में उठाए जाएंगे, क्या उनका जवाब मिला, क्या उसका हल हुआ, इस पर भी आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे। सर आपका भी शुक्रिया, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया, साथ मौजूद थे फ्रॉम जापान। बस मेरा एक आपने मैसेज लेके जाना जापान हो, एक ये जो छोटी गाड़ी होती है ना, उनका एसी जापान के मुताबिक ना बनाया करें अगर उन्होंने पाकिस्तान इंपोर्ट करनी होती है। ऑन द राइट नोट, चलें लेट्स टेक अ ब्रेक, वापस आएंगे, साथ रहिए। बरस के तवील इंतजार के बाद दुनिया क्रिकेट की मायानाज टीम ऑस्ट्रेलिया 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 के लिए सरजमीन पाकिस्तान में बेहतरीन पेशेवर क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल ऑस्ट्रेलियन टीम डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मार्कस हैरिस, ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी, स्टीव स्मिथ, मानस लबुशेन, पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, कैमरून ग्रीन और जॉश हेजलवुड, नेथन लॉयन और एस्टन एगर जैसे काया स्पिनर्स की मौजूदगी पाकिस्तान में शायकीन क्रिकेट के लिए बेहतरीन और दम बखुद कर देने वाली क्रिकेट की नवीद। पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया 4 मार्च से बराह रास्त सिर्फ PTV स्पोर्ट्स पर। गेम ऑन है। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। इस दुनिया को खुला और पुरफिजा रखिए, अपने लिए और दूसरों के लिए। बच्चों की तादाद उतनी ही रखें जिनको आप सेहतमंद खुराक, जदीद मयारी तालीम और बाइज्जत तर्ज़े ज़िंदगी दे सकें। दूर अंदेशी ही खुशहाली का राज है। आबादी कम, तरक्की में इजाफा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, अब हमें प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जिनकी मोटिवेशन बचपन से क्या थी कि मदद करनी है, हर सेक्टर में करनी है। जिसने खुद मुश्किल हालात देखे हों, जिसने अपनी फैमिली में मुश्किल देखी हो, वो ये ज़रूर सोचता है कि किसी और की फैमिली में वो मुश्किल ना आए, वो तकलीफ़ ना आए, वो दिक्कत, वो परेशानी ना आए जो उसने महसूस की, जो उसने बर्दाश्त की, जो उसने सफ़र की। तो ऐसी ही कहानी आज हमारे दरमियान मौजूद है। हम जिक्र कर रहे हैं खलील दमीर साहब का। जनूब मशरकी टर्की के एक दूर अफ्तादा गाँव में पैदा हुए और छोटी सी उम्र में ही गुर्बत को बड़े करीब से देखा, उस परेशानी को बड़े करीब से झेला। वालिदैन चूँकि ख़ुद अनपढ़ थे तो इसलिए बच्चों की तालीम पर भी उस तरीके से तवज्जो ना दे सके। खलील साहब ने ख़ुद को छोटी उम्र में ही पढ़ना सिखाया, स्विट्ज़रलैंड से बैचलर्स की डिग्री हासिल की, फिर अमेरिका चले गए और जहाँ पर हिस्ट्री और नो प्रॉफिट मैनेजमेंट में आला तालीम माशाल्लाह हासिल की। 2001 में अमेरिका की ज़कात फाउंडेशन की बुनियाद रखी। नाउ ही इज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ज़कात फाउंडेशन अमेरिका। गरीबों की ज़िंदगी को कैसे बेहतर किया जा सकता है उस पर वो काम करते हैं। स्कूल्स, यतीम खाने, पेशा वाराना तरबियती जो सरगर्मियाँ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसका इनेकाद करते हैं। मेडिकल क्लिनिक्स करते हैं ताकि हेल्थ के शोबे में खासा काम कर सकें। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर उनका खासा काम है। आज बने हैं हमारे मेहमान। बिल्कुल। So let's welcome you, Khalil Dameer Saab, and thanks for joining us today. First of all, we want to know about this Zakat Foundation, American Foundation. As we know, as we have discussed, that this Zakat Foundation has been working from past 20 years. But could you please more elaborate about this Zakat Foundation and your journey about this foundation? First of all, thank you so much for welcoming me. I'm glad to be here. I have to say Pakistan is one of the most beautiful country. Indeed. I invite Muslims, American Muslims, come and visit Pakistan. I think we don't do fair to Pakistan not coming and visiting, hopefully. Zakat Foundation of America is one of the leading Muslim American humanitarian organization with a history of 20 years. Very interesting that God's blessings, I am here in Pakistan talking about Zakat Foundation. So you won't believe it, but Zakat Foundation was supported by the diaspora Pakistanis at the beginning. Right. And Zakat Foundation's first program were in Pakistan. It was like after September 11, you will remember many Afghan refugees were coming to Pakistan. So that is where we start working. So we started with Pakistanis. We start serving first time the Pakistanis, and Zakat Foundation now, after 20 years, one of the leading organizations in the United States, and I'm in Pakistan again. Great, mashallah. So that's how your journey began, and that's how you were elaborating it. It's a kind of a collective work, rather it's a kind of a collective love that you are putting in, that you are giving to the community. What is your program for Pakistan right now? Which sector you're going to put your all efforts? You know, Pakistan, as I said, 20 years we've been in Pakistan. So first one was, we started with a school, a large school called Rumi International. So started with the education, right? Yes. Okay. So Rumi International School we opened. I was yesterday in Afghanistan, in Kabul, and some of these children, they were all orphan children that, coming to this school. Okay. They have organized a party for me. The first time they met the man who provided and raised them actually. They saw my name, they told me, and they saw the Zakat Foundation every single day in Rumi International School, but never knew who this guy was and why he does this sport. And they organized these events. Now they are engineers, doctors, grown men, these small kids that we took in Pakistan. Wow. And they speak few languages, obviously Urdu. Even in you Pakistan. speak 6 languages. Yes, I do. Can you speak a little bit in Urdu? Have you ever tried? Well, yeah, I speak Farsi, so you have a lot of words in Farsi, right? Yeah. And the same word of Urdu is coming from Turkish Urdu, Turkey, right? okay. So I think this is a very joyful moment to see these young men and also see our community's investment in Pakistan. So our next project, large project, is going to be a hospital that we are going to build in Lahore. So we identify location, and it's going to be hopefully a large and beautiful hospital that will be serving our communities here. So soon you will hear, and I would like to invite you guys to see. Inshallah, we would love to visit that. We'll just interrupt you for a moment. We have to take a small break. We'll be right back. No problem. So ignore that. छोटी सी break लेंगे नाज़रीन, वापस आते हैं, साथ में इस discussion को continue करेंगे.
पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। सिर्फ ये याद रखें कि अय्या का नाम बदो व अय्या का नस्ताइन, कि आपने किसी इंसान के सामने नहीं झुका। Welcome back, Nazreen. So Mr. Khalil Dabir is with us today in Subah, Pakistan. Mr. Khalil, now we want to know about your organization, this kind of foundation, and what kind of expertise you have in this foundation that we can see in future for Pakistan as well. You know, Zakat Foundation of America has a two mission. One mission is the reviving the culture of Zakat. We are thinking, when we provide all the information, it's a platform that you can find all kind of question related zakat. Probably our books that we published, taught also at the Harvard Business School in the Middle East, because it's a comprehensive and addressing all the question. Right. We ask the Muslims around the world give their zakat, but give their zakat in their communities. And we think reviving of the zakat culture will eliminate the poverty among our communities. That's and will true. create a social justice. So there will be no hungry people in our societies. Because if you And this think... is the beauty of Islam as Yes, well. ma'am. Yes, it's the third pillar of Islam. When you think $2 trillion invested in halal businesses, and when you think, you know, Islamic Development Bank has $16 billion invested in these, so you can make a calculation of the zakat. If this zakat will be used, what the result of our societies will look like, right? So this is one mission. Other mission is that we utilize zakat, empower our communities. And we believe that zakat is given not as a food packages or, you know, emergency relief. Rather, zakat is there to change the society, change the community, develop them, you know, give them opportunity so they will be independent. Next year, they will not ask any more Great. zakat. So you're working in a way that you convert the dependency into the independent one. Correct. That's perfect. You've been working for refugee support, you've been working for the food assistance, you've been working for the disaster management, you've been working for the mental health awareness. Yes. What is one key thing that you think that this is one particular thing that you have to invest in that? I'm talking about Pakistan. What is one particular thing you think that you should invest in that? That is health, that is education, that is what? And so on. I think health is one. Health is one. Preventable health. Because, you know, you want to prevent before you invest in medicine. So this is one thing. We are thinking also in education that we did before. We will continue doing. The third things that I think the Muslim society is facing very serious challenges, and these challenges are the mental health.
So we are thinking Khalid Center, mental health that we built in United States, carry a very important aspect of the psychology. One is that mental health, modern mental health that we learn from the best Western universities, but also the Islamic tradition of mental health. And we believe our societies, depression and everything else is that very important that we bring these aspects of our work to Pakistan as well. Connect with the universities and offer these service, because we do believe that our societies need these, and they will get from the best trained doctors provided to them, inshallah. Great. Sir, here I just want to know how many donors are going to be collaborate with you for Pakistan? We have almost 3,000 volunteer doctors, Pakistani doctors. Okay. Now, don't get me wrong, the Pakistani is probably the best, really. The Pakistani doctors are the best doctors that you can ask, and they will be there always. Nice. I'm not here saying because I'm in Pakistan. I'm saying that as an executive director of organization, I act as a CEO like 20 years, and I'm telling you, the Pakistanis are very generous. The Pakistanis are our large volunteers are Pakistanis. Our mental health facilities are always supported by Pakistanis. Great. So we will hope that Pakistani community will support this project, build this hospital Well, very there's a soon. little correction. I was asking about donors, but you elaborate about the doctors as well. So I want to know about the donors. Yeah. Well, we have a large donor of Pakistanis. Okay. They are very generous, okay? So very grateful that have these brothers and sisters. And that's what I'm saying. These is going to be few $1 million, these projects, right? And we believe that we will build, because the Pakistani doctors and also beyond the Pakistani community will help our project in Pakistan. And you will see, inshallah. Great. So you are actually working to bring the change in the society. What do you think? What are the powerful forces against radicalism that you think that you have to fight against them? I think in society, the best thing is when you educate people. True. You educate people. I think this culture has raised people like Muhammad Iqbal. As a culture that can raise people like Muhammad Iqbal and Muhammad Ali Jinnah, teaching you tolerance and openness, raising, not very far from here, Maulana Jalaluddin Rumi. The world learned. So here you have really grip on the history as well. Right? World learned from tolerance from, Maulana Jalaluddin Rumi. And he say, come, even when you 1,000 times, when you committed wrong, and you come and you will welcome. I think this tolerance is what our society needs. Radicalism is not a solution. Violence is not a solution. I think, our action, our goodness, our services to humanity is what people should learn what Islam is or not. And I think, this is the way also the Pakistan will, inshallah, move forward. Now let's discuss about his trip in Pakistan. Okay. And we would just want to know, what is your most favorite place in Pakistan, and what places you have visited so far, maybe? Yes, exactly. You have to ask me other way around. What is it that you love most in Pakistan? Yes. I love the Pakistani orange. Orange. Okay. And that's why you're in this season. In Peshawar, right? So as a Peshawari from orange. So I say to my friends, I think the Pakistani did, really unjust. Unjust to the oranges? Unjust to Pakistan, not promoting Pakistan. I have to say, I regret that I didn't come to Pakistan before. I regret I didn't promote Pakistan. I promise you, I'm going to bring my Muslim and non-Muslim friends as a group. They have to visit Pakistan. Pakistan is a very unique place. When you drive through from Peshawar to Lahore to Islamabad, so you've been you see nothing but beauty. Well. Huh? So you've been visited Peshawar as well? Yes, ma'am. Okay. It's just a beautiful country. With its river, with its trees and its landscapes, it's beautiful. And I promise you, I'm going to talk also Pakistani Airways, making sure that we get these promotion material at the Zakat Foundation events, because I think really we have to promote Pakistan. Great. And we also want to know that whom you give credit of what you are today. Whom you give that credit? The credit, I think, first, my upbringing. I will say the Muslim society has raised me. I'm very grateful to them to make me who I am. I become a servant of society. I make good. I'm grateful for people like Muhammad Iqbal, that I read that book, Javid Nama and Shiqwa and Jawab-e Shiqwa. Really? Make me who I am. I'm very grateful for great
philosopher of Indian subcontinent that I studied so many of them. Amazing. I'm grateful that people like Maulana taught me how I'm supposed to be, and I'm very grateful to Pakistani community in United States. Day one, we asked them, they supported us. In fact, the first fundraising we were having in Chicago, and Pakistani Consul General from New York came, and we were together in that meeting. We started raising funds for Pakistan and for the Zakat Foundation of America. And when you look at zakat.org, our website, you can see our history in Pakistan and our love for Pakistan. It's like a paradise. So I will say the community, Pakistani community, is one that make what Zakat Foundation is today one of the leading humanitarian organization in United States, and we are very grateful to them. Great, thank you very much. It was pleasure having you. ज़बरदस्त रहा इनसे गुफ्तगू का ये अंदाज़ कि जान पाए किस तरह ज़कात फाउंडेशन अमेरिका पाकिस्तान में काम कर रही है, पाकिस्तान में किस किस सेक्टर में काम कर रही है, कैसे उन सेक्टर्स को जिनको ज़रूरत ज़्यादा है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हों या ऐसे जिनको पहले उस तरह से शफ़क़त भरा हाथ ना नसीब हुआ हो, उनके लिए ये सपोर्ट बहुत अहम, बहुत ज़रूरी. थैंक यू वंस अगेन. आई होप यू हैड अ ग्रेट डे, यू हैव अ ग्रेट डे रादर. तो जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए. थैंक यू. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सायरा इकबाल साहिबा ने. यूँ तो असिस्टेंट डायरेक्टर प्रेस एंड मीडिया हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, लेकिन सिर्फ यही इनका तारुफ नहीं है. शी इज़ अ राइटर, शी इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, और क्या ज़बरदस्ती नॉवेल्स लिखते हैं. 2 नॉवल इनके पब्लिश हो चुके हैं, एक शॉर्ट स्टोरी इनके भी तकमील के मराहिल में है. इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान से 5 साल वाबस्ता रही. सोशल इशूज़ पर मुतादिद ड्रामे, यानी रेडियो ड्रामे इन्होंने लिखे हैं, प्रोड्यूस किए हैं. ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी मुतादिद रेडियो ड्रामे तहरीर किए. तो आज बनी है हमारी मेहमान. वेलकम टू द शो. कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच. अल्हम्दुलिल्लाह. मेरा ख्याल है जो बात हमने आखिर में करनी थी सबसे पहले वही करते हैं. हमारे ड्रामों में क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ आर्टिस्ट ये कहते हैं कि हमारे ड्रामों में जब तक सास बहू के कैरेक्टर्स ना हो, जब तक उसी पर डिस्कशन ना हो, तब तक कोई देखता नहीं. कि वाकई ऐसा है? अच्छा, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं. एक चीज़ ये है कि आप ये देखें कि आपने दिखाना क्या है. Okay. मतलब आपने स्टोरी सोसाइटी से उठानी है या राइटर ने खुद रोल मॉडल बनना है
और उसने वो प्रेजेंट करना है जो वो चाहता है कि मेरी सोसाइटी ऐसी हो। अब हमने क्योंकि चैनल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हमने ये ट्रेंड स्टार्ट कर दिया है कि भाई जहाँ पे हमारे पास रेटिंग ज़्यादा आ रही है, शायद वो ख़वातीन ज़्यादा ड्रामे देख रही हैं तो उनको लगता है कि सास बहू की हम स्टोरीज डालेंगे या हम ख़वातीन को ज़्यादा रुलाएंगे तो उसके हमारे पास रेटिंग ज़्यादा हिट करेंगे उतना ही ड्रामा ज़रा ज़्यादा जितना, हाँ, तो वो उसमें हमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि ख्याल रखना चाहिए। मर्द ही रोते नजर आते हैं क्योंकि वो औरतें काफ़ी नहीं थी शायद, इसलिए तो सोचा कि हम मजीद। ठीक है, अब मुझे बताएं, देखिए ये आर्गुमेंट तो सही है, लेकिन मेरे पास तुम हो कोई सास बहू नहीं थी, उडारी कोई सास बहू नहीं थी, परिजात कोई सास बहू, अर्तुगरुल में तो बिल्कुल ही नहीं थी, तो ये ड्रामे हिट हुए। ड्रामे अब ऑडियंस पे भी डिपेंड कर रहा है, थोड़ा सा आपने उनको हट के दिया। अब उडारी का टॉपिक अच्छा था, वो उससे मतलब इवन खुदा और मोहब्बत, हाँ, खुदा और मोहब्बत का भी डिफरेंट था, वो हाशिम नदीम साहब का राइटिंग स्टाइल ही है, फिर एक नाम है तो उस पर भी डिपेंड करता है। मेरे पास तुम हो राइटर का बहुत बड़ा नाम है, तो वो तो एक डायलॉग भी हो उनका तो ऐसे हिट हो जाता है। स्टोरी मैटर्स और द डायलॉग मैटर्स? आई थिंक डिपेंड करता है। अब कुछ राइटर्स जो हैं, आप खलीलुर रहमान कमर साहब की बात करें, डायलॉग्स के लिए मुझे लगता है क्योंकि डायलॉग ज्यादा मैटर करते हैं, तो वो फिर पावरफुल डायलॉग, इसमें कोई शक नहीं। आप स्टोरी डेफिनेटली राइटर है, वो अच्छी स्टोरी होती है जिस तरह भी बिल्डअप होती जाती है, लेकिन वो डायलॉग ऐसे होते हैं कि एक बंदा जब देखने के लिए बैठता है तो वो कहता है मैं पूरा अब देख के ही उठूंगा। और उसमें फिर ये भी होता है कि जो कास्ट उसमें डायरेक्ट की जाती है उसका बड़ा रोल होता है। लेकिन सारा यहाँ पे ये भी बताएगा, अब हमारे यहाँ ड्रामों से हटकर भी वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म का रुझान बहुत बढ़ गया है। उस एक पर आप भी काम करिए, जिस पर आप काम करिए उसका भी स्टोरी बोर्ड थोड़ा सा हमसे शेयर कीजिएगा। और दूसरा ये भी बताएगा कि शॉर्ट फिल्म क्या किस तरह से मैसेज कन्वे कर पाती है ये कम वक्त में, क्योंकि एक ड्रामा है जो किस्तवार चलता रहा और 22 तो आपने किस्तें देनी है, क्या इम्पैक्ट जाता है व्यूअर पे इसका? हमारे पास अब हम देखें ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, अब लोगों के पास मुझे लगता है उस तरह से टाइम भी नहीं है और कि आप हर हफ्ते बैठकर एक किस्त देखें और उसको पूरा फॉलो कर सकें। तो जितना शॉर्ट और क्रिस्पी होगा फिर मैसेज होगा उसमें, उतना ही ज़्यादा लोग देख सकते हैं उसको। अब अगर हम उसमें देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई शॉर्ट सी स्टोरी उठाई है उसका, अब हम पहले बात कर रहे थे औरतों के रोने रुलाने की, या क्या हम वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें उसमें हम किस तरीके से वो एम्पावरमेंट शो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 14 एक साथ दिखाकर उसको रोता हुआ और आखिरी में उसको एक इंडिपेंडेंट वुमेन शो कर देते हैं, हमने वुमेन एम्पावरमेंट शो कर दिया। उसके बरक्स अगर 15 मिनट्स की आप शॉर्ट सीरीज दिखा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्हीं 15 मिनटों में आप दिखा सकते हैं, और वो स्ट्रगल जो आपने बिल्कुल आखिरी किस्त में जाके दिखानी है और ये मैसेज शो करना है कि भाई वो इतना रोई है, उसने इतनी स्ट्रगल की, उसके बाद इस एंड तक पहुंची, आप वो स्ट्रगल दिखाएं ताकि उस स्ट्रगल से लोग सीखें। तो नॉर्मली इसकी ड्यूरेशन कितनी बनती है, मतलब यानी कि इतनी शॉर्ट फिल्म का मतलब यानी कि एक कॉन्सेप्ट होता होगा ना कि आपने सिर्फ इन मिनट्स के अंदर अंदर एक मैसेज कन्वे कर देना है? अगर हम बिल्कुल क्रिस्पी शॉर्ट सीरीज वगैरह की बात करें तो मुझे 5 to 7 मिनट्स भी अच्छे होते हैं मैसेज कन्वे करने के लिए, लेकिन अगर थोड़ा मजीद आप डिटेल में करना चाह रहे हैं तो 20 to 25 मिनट्स, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये जो ड्रामा में हम देखते हैं, एक ड्रामा आजकल आ भी रहा है, मुझे नाम थोड़ा सा भूल रहा है, लेकिन हेरा मानी है उस ड्रामे में, और वो बस ऐसी बहुएं जो बस बर्दाश्त ही किए चली जा रही हैं, एक लफ्ज नहीं निकालती, जुल्म ढाए जा रहे हैं, वो खातून बोल नहीं रही। ये एक ड्रामा है, मुझे नाम याद नहीं है, पे काफी सुना है नाम में। तो वो अब ये मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये क्या हो रहा है, माशरे की एक ऐसी बहू हम क्यों दिखा रहे हैं जिसमें सास भी जुल्म कर रही है, शौहर भी जुल्म कर रहा है, नंद भी जुल्म कर रही है, माशरे में पिस रही है, जॉब भी कर रही है, घर भी देख रही है, लेकिन हम दिखाए चले जा रहे हैं उस औरत को। भाई क्यों? शायद हम बैलेंस वो एक दिखाना चाह रहे हैं कि बर्दाश्त हमारे माशरे में है। आई थिंक बहुत कम है, बहुत कम है, अब नहीं बर्दाश्त होता। तो वो उसी हवाले से ये हमारी किस्मत ये ना थी, हमारी 10% को जो है वो हमें प्रमोट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम वो 90 दिखा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक है। इसके अगेंस्ट आता हूं, एक और ड्रामा है मुश्ते खाक, उसमें सना जावेद साहबा क्या कैरेक्टर प्ले किया। ड्रामे देख रहे हैं आजकल आप? नहीं, मैं ड्रामे सारे देख लेता हूं। अब वो चूंकि ऐसा टॉपिक है जो कि शायद पहले कभी उस पर काम ही नहीं हुआ कि एक ऐसे शख्स से शादी होना जिसका बिलीफ नहीं है, खुदा पर यकीन नहीं है जिस शख्स का, और उसके साथ क्या शादी हो सकती है नहीं हो सकती। अब इस टॉपिक पर ड्रामा बने, इट इज सो डिफरेंट स्टोरी कि जिस पर मैंने नहीं देखा पहले कोई ड्रामा। आपको लगता है कि यार ये जो डिफरेंट स्टोरीज है ना, इस पर वाकई काम ज्यादा होना चाहिए, लोग जरा वाकई अटेंशन से फिर देखते हैं। मुझे लगता है काम, हाँ, अगर तो सिर्फ आपने दिखाने के लिए लोगों को, जैसे कि आप एक चीज़ बेच रहे हैं उस पर्पस के लिए करना है, तो फिर तो आप जितनी डिफरेंट स्टोरी उठाएंगे उतना बनेगा। लेकिन अगर आप आर्ट को या अदब को या ये ड्रामा टेलीविजन इंडस्ट्रीज को ये देखते हैं कि आपने सोसाइटी में कोई रोल प्ले करना है, तो फिर आपको ऐसे ही टॉपिक्स उठाने चाहिए जिनका कोई सोसाइटी पे पॉजिटिव इफेक्ट हो।
अच्छा, अभी हम रिसेंटली ये भी देख रहे हैं कि एक सबा कमर साहिबा, उनका एक बड़ा अच्छा वेब सीरीज आई है नुमान एजाज साहब के साथ, कमाल, और जो उन्होंने स्टोरी बोर्ड दिया है, मतलब एक ऐसी चीज की जिसका हमारी सोसाइटी में कोई वजूद ही नहीं है। और जिस तरह से, मैं यहाँ पे हरगिज मर्दों को टारगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ हमारे माशरे में इस तरह की हमने कहानी और स्टोरीज देखी हैं कि जहाँ पर वो ये कह रही है कि एक मर्द से क्या मुराद है, जो औरत को मारे पीटे और उसको घर में कैद करके रखे, जो अपनी जिम्मेदारियों से मुबर्रा हो जाए, लेकिन फिर उसके बरक्स वो देख रही हैं जो नुमान एजाज साहब का कैरेक्टर है। ये स्टोरी बताती है, डिफाइन करती है कि बिलखुसूस एक मर्द क्या है और औरत माशरे में किस तरह का मर्द देखना चाहती है। सबसे पहले तो ये वेब सीरीज़ का जिक्र करूंगी, मतलब बड़े फ़ख्र से कह रही हूँ, साजिद गुल साहब ने लिखा है, मेरे टीचर रह चुके हैं, तो हाँ, तो इस हवाले से भी मुझे पता है कि उनकी स्टोरीज जितनी भी होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो अब देखेंगे जब ऑनर होगा कि मतलब टीजर से जितना आइडिया हुआ तो बहुत बेहतरीन चीज़ लग रही है, जब ऑनर होगा तो फिर एग्जैक्ट स्टोरी का पता चल। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि इतनी ड्रामा में बात है कि बस एक ड्रामा पर क्रिटिक लेते हैं। नफरत का कारोबार बंद होना चाहिए, इस मौजू पर है संगे माँ, देख रही हैं? नहीं देखा, इसमें भी मैंने देखा था, और इसको तो इंगेज बड़ा आतिफ असलम साहब की ऑडियंस ने किया भाई, नहीं उसमें तो मैं कहूँगा कास्ट सारी ही बहुत अच्छी है, सारी बहुत अच्छी है। अच्छा, अब इससे पहले कि आपसे मजीद हम बात करते हैं, ओवरसीज कन्वेंशन चूंकि इस वक्त जारी है और शहबाज गिल साहब इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, खिताब कर रहे हैं आपको, बरह रास्त हम लिए चलते हैं।